जय हिंद दोस्तों। मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम पेपर के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक जो पेपर है 2019 का, उसको दोस्तों पूरे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट बीपीएस, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड या बीपीई कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, ये उसके लिए वीडियो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो जो ये 2019 का एग्जाम पेपर है, जो काफी अच्छा एक पेपर है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको पूरा पेपर का एक रिव्यू दिखा देता हूँ। ये पूरा पेपर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके नोट्स जो भी रहेंगे आपको दोस्तों, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और उस लिंक में जाकर आप देख, वेबसाइट पर जाकर आपको सारे ये नोट्स मिल जाएंगे इस एग्जाम पेपर से रिलेटेड। और दोस्तों, मैं सारे ही एग्जाम पेपर जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीपीएस, बीपीएड या एमपीएड के हैं, वो सारे के सारे एग्जाम पेपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ 2019 का एग्जाम पेपर है, ये 2020 और 21, ये भी एग्जाम पेपर में दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। और सारे नोट्स में आपको इजी लैंग्वेज के नोट्स दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस पेपर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। दोस्तों, ये जो एग्जाम पेपर है या ये जो एग्जाम है, ये 100 नंबर का होगा। ये थ्योरी पेपर 100 नंबर का होता है दोस्तों। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 100 नंबर की सिर्फ थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलते दोस्तों। ये 3 घंटे का पेपर है दोस्तों। मेरे ख्याल से बीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीपीएस या बीपी या बीपीएड, ये दोस्तों सबसे बड़ा पेपर होता है आपका, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर या पेज इसके अंदर भरने होंगे। ठीक है दोस्तों, 3 सेक्शन इसमें होते हैं, ए, बी और सी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, यानी खंड है। दोस्तों, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पेज भरने होंगे, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। दोस्तों, इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपको उनमें से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से देख लेना है। हर एक क्वेश्चन के दोस्तों आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर यहाँ बात आ रही है 20 मार्क्स की, तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको मिनिमम यहाँ 5 से 6 पेज भरने हैं, तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप कम से कम 5 से 6 पेज भरेंगे तो ये आपको लगभग 10, 15, 20, 15 तक मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप अच्छे से हेडिंग वाइज लिखेंगे तो ही दोस्तों। तो मैं ये आपको बताऊंगा दोस्तों, ये तीन आपको इसमें से क्वेश्चन करने होंगे, तो आपको मिनिमम कोशिश करनी है कि आप 14 से 15 पेज इन क्वेश्चंस में भरें। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके मैन होंगे। अगर आप इन 60 नंबर के में से अगर आपको 40 से 50 नंबर मिलते हैं, तो उसके बाद तो दोस्तों आपको इजीली नंबर मिल ही जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन 6 क्वेश्चंस में से कोई सा भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या आपको नहीं लग रहा कि आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे, तब आपको देखना है कि खंड यानी सेक्शन बी यानी खंड बे में आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है। अगर आपको दोस्तों खंड बी में से भी या सेक्शन बी से भी आपको नहीं लगता कि आप कोई सा क्वेश्चन कर पाएंगे, तो दोस्तों तब आपको सेक्शन सी करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ वो क्वेश्चन से स्टार्ट करना है आपका पेपर जिसको आप सबसे अच्छे से कर पाए, यानी कि आपको उसके कुछ हेडिंग्स पता हो, आप उसको अच्छे से लिख पाए। जिससे क्या होगा दोस्तों, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपको अच्छे से एग्जाम पेपर के बारे में बताइए, आपको नॉलेज है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चाहे आप सेक्शन ए लिखे, सेक्शन बी लिखे या सेक्शन सी से स्टार्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो आता है आप उससे स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको इन पांचों में से, यानी ये जो सेक्शन सी है, इसमें से आपको दोस्तों सारे के सारे करने कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है इसमें से आपको 3 से 4 आपके बारे में आप अच्छे से लिख पाएंगे, 3 से 4 ये जो क्वेश्चन आप कर पाएंगे इस खंड के या इस सेक्शन के, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप बी सेक्शन आप अच्छे से कर लेंगे, तो आपको बी सेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी अच्छे से कर पाए, आपको उस सेक्शन से स्टार्ट करना है अपना एग्जाम पेपर। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण में खेलों के महत्व का वर्णन करें। तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है? दोस्तों, राष्ट्रीय के प्रति एकता, यानी कि राष्ट्र के प्रति हमारी एकता रहे, हमारा आपस में प्यार बना रहे, भाईचारे की भावना बनी रहे, इस प्रकार का दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण। तो दोस्तों, इसके बारे में आप 20 नंबर के कैसे लिख पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो प्राचीन ओलंपिक था
उसके अंदर भी दोस्तों वो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि दोस्तों प्राचीन में जो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था उसमें दोस्तों वे जूस देवता जो होते थे उनके, उसकी वे पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, यूनान में। तो उस टाइम पे क्या होता था दोस्तों कि वहां पे उस टाइम पे रोमन यानी रोम और यूनान के आपस में युद्ध रहता था। तो दोस्तों जब भी ये ओलंपिक का आयोजन कराया जाता था तो दो दुश्मन दोस्त देश भी आपस में एक साथ मिल जाते थे और इस ओलंपिक में लग जाते थे, यानी पार्टिसिपेट करते थे, आपस में भाईचारे की भावना बन जाती थी उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण में खेलों के महत्व का वर्णन करें, यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती है उससे हम जो भी हमारे बीच में जो भी एक दुश्मनी की भावना रहती है वो सब दूर होके हम सब एकता रहे, हम सब में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहे, हमें भावचाने की भावना ही रहे, एकता रहे, और हम सब एक साथ मिलकर ही इसमें अपना भागीदारी दे। तो दोस्तों ये आपको लिखना है। इससे रिलेटेड आप बहुत कुछ लिख पाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ओल्ड ओलंपिक के बारे में आपने पढ़ रखा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि उस टाइम का यही कॉन्सेप्ट था कि युद्ध की भावना ना बने, आपस में युद्ध ना रहे, सब में एकता रहे। तो आप इससे रिलेटेड लिख सकते हैं आराम से 5 से 6 पे। तो दोस्तों वही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से देख लेना अच्छे से। अगर ओल्ड ओलंपिक के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर दोस्तों आपको बताना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों वृद्धि ओ एवं विकास। दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्रोथ की यानी वृद्धि की, तो दोस्तों वृद्धि में क्या आता है दोस्तों, हमारी हमारी फिजिकली यानी कि हमारा शरीर आता है ग्रोथ के अंदर। क्योंकि दोस्तों जब हम जन्म होता है एक बच्चे का तो उस टाइम पर उसका शरीर छोटा रहता है, धीरे धीरे क्या होता है उसकी ग्रोथ होती है, उसके अंदर वृद्धि होती रहती है। और दोस्तों ये वृद्धि सिर्फ एक टाइम तक ही हो पाती है, यानी कि या तो एक बच्चे की 18 या 20 साल के बाद एक ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि अगर उसकी हाइट 6 फुट होगी तो उसके बाद वो नहीं बढ़ पाएगी ज्यादा, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। हाँ उसकी मसल्स का जो है, मसल्स उसके का जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं अपने मसल्स को इम्प्रूव करना तो आप जिम जाके कर सकते हैं, आप जो प्रोटीन खा सकते हैं, तो वहां पे सिर्फ आपकी मसल्स का साइज आप बढ़ा सकते हैं, वो भी एक टाइम तक, उसके बाद नहीं। लेकिन आपकी बॉडी का जो आपकी बोन्स होगी, आपकी हड्डियां होगी, उनकी लेंथ वो तो दोस्तों एक टाइम के बाद रुक जाएगी। हाँ अगर कुछ ये कहेंगे कि हाँ मसल्स का, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मसल्स के लिए दोस्तों आप जिम जाएंगे, वो मसल्स हैं, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं और आप एक लिमिट तक घटा भी सकते हैं, एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं तो एक लिमिट तक घटा सकते हैं, ये इतना हो सकता है। लेकिन 18 या 20 साल के बाद आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो रहेगा, आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर, आपकी हाइट, वो दोस्तों बढ़ बढ़ना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों डेवलपमेंट के बारे में यानी विकास। तो दोस्तों विकास के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा मेंटली विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है। दोस्तों जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे वो सीखता है, वो अपने आसपास अपने माता पिता से सीखता है, यानी कि उसका विकास हो रहा है वहां पे। अगर उस टाइम पे उसको अच्छी बातें सिखाई जाए तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छा डेवलपमेंट होगा, यानी गुड डेवलपमेंट होगा, वो अच्छी चीजों को ग्रहण करेगा। वहीं अगर उसको घर गृहस्थी के अंदर गाली गलौज या ऐसी चीजें उसको बताई जाएगी तो उसका दोस्तों जो होगा वो अच्छा विकास नहीं होगा। तो दोस्तों डेवलपमेंट जो होता है वो बचपन से ही चलता है, यानी कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तब से वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। क्योंकि दोस्तों हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे जगह कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे अब जितना भी हम डेवलपमेंट होते हैं, हम सीखते हैं, नई चीजों को ग्रहण करते हैं, नई बातें सीखते हैं, या हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं, या नई कुछ लाइफ से रिलेटेड बातें सीख रहे हैं, कोई हमारे बड़े हमें समझा रहे हैं किसी चीज से रिलेटेड, तो दोस्तों हम हर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं पर डे। समझ रहे हैं दोस्तों, तो वही इसके अंदर होता है डेवलपमेंट के अंदर। अगर इन दोनों की बात करें दोस्तों तो डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट हमारे जन्म से स्टार्ट होता है और हमारी मृत्यु तक चलता है। वहीं दोस्तों ग्रोथ जो होता है उसकी एक सीमा होती है, वो उस सीमा तक ही बढ़ता है या घट सकता है। इससे रिलेटेड दोस्तों आप, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर ही दिया है, अगर आप इसको ही सेम लिखेंगे तो वो आप 4 से 5 पेज आराम से भर देंगे। पहला आप लिखेंगे ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ की हेडिंग लिख के ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद आप डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, डेवलपमेंट क्या है, वो एक रेगुलर चलता रहता है, उसकी कोई सीमा अवधि नहीं होती, वो जीवन के हर पहलुओं पे हम सीख सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, फिर उसके बाद आपको उसका एक डिफरेंस बना देंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस है। इस तरह से आप काफी अच्छे से काफी बड़ा लिख सकते हैं आप, इस तरह से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको डिटेल में लिखना है नेशनल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। दोस्तों जो राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी दोस्तों हाल ही में फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसके अंदर हम वे नॉर्मल लोगों को जो अपने डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी, उनको दोस्तों प्रेरित करते हैं कि आपको फिट इंडिया प्रोग्राम के जरिए आपको फिट कैसे रहना है उसके बारे में बताया जाता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा ये चलाए जाते हैं फिट इंडिया प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया फिट इंडिया प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये नाफा भी एक प्रोग्राम होता है, नेशनल फिजिकल एजुकेशन अवार्ड भी मिलता है दोस्तों, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन जो दोस्तों है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में, वो है दोस्तों कि डिफाइन द सोशियोलॉजी एंड इट्स नीड इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी समाज शास्त्र को परिभाषित करे और शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में इसकी आवश्यकता का वर्णन करें। दोस्तों समाज शास्त्र, अगर हम समाज शास्त्र के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा शास्त्र है जो हमें समाज में रहने के बारे में बताता है कि हमें समाज में किस तरह रहना चाहिए, हमें समाज में अपनी प्रेजेंट किस तरह दिखानी चाहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति जो समाज में रह रहा है उसका कुछ ना कुछ दायित्व यानी कर्तव्य बनता है समाज के लिए, तो उसको उस कर्तव्य को निभाना होता है। अब उसमें दोस्तों बताना है कि इस समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी क्या नीड होती है, तो उसके बारे में बताना है दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों एक समाज के अंदर यानी कि एक समाज हमें अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है, सिखाता है दोस्तों, उसी तरह फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारा एक अलग समाज होता है। अगर दोस्तों हम अपनी घर गृहस्थी यानी अपनी फैमिली से जो सीखते हैं, अपने सोशल यानी अपने समाज से जो सीखते हैं दोस्तों, उसका प्रभाव हमारे पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं दोस्तों, तो स्कूल में हमें एक अलग तरह का एक एनवायरनमेंट मिलता है, समाज मिलता है, एक अलग तरह के हमारे टीचर होते हैं, हमारे स्कूल होते हैं। उसी तरह अगर हम गेम में जा रहे हैं तो हमारे कोच होते हैं, हमारे अदर साथी प्लेयर होते हैं, तो अलग अलग दोस्तों समाज होता है जो हमारा बचपन से चला आया है, यानी हमारे माता पिता, हमारे आसपास के लोग, जो हमारा वो समाज है, वो जो हमें सिखाता है दोस्तों, उसका स्कूल के समाज और हमारे खेल के समाज सब पे प्रभाव पड़ता है। तो सोशियोलॉजी के अंदर दोस्तों यही है। तो इसका दोस्तों क्या शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में क्या इसकी योग्यता है, क्या आवश्यकता है, वो दोस्तों आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में कि सोशियोलॉजी क्या है, और आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बारे में दोस्तों अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा के विषय में फैली आम भ्रांतियों को विस्तार समझाइए। दोस्तों मिसकॉन्सेप्शन का मतलब होता है दोस्तों जो गलत फहमियां हैं, जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड गलत फहमियां फैली हुई है उसके बारे में दोस्तों डिटेल में समझाना है। जैसे कि दोस्तों फिजिकल एजुकेशन को दोस्तों कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सीमित है, फिजिकल एजुकेशन का जो स्कोप है, जो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक सीमित अवधि है इसकी, सिर्फ ये लोग समझते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन दोस्तों काफी बड़ी है, सिर्फ वो फिजिकल एक्टिविटी इसके अंदर नहीं आती, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी के सिस्टम अच्छे से वर्क कर सकते हैं और अच्छे से वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हमारी जो दोस्तों एबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से हम दोस्तों चोट से इंजरी से बच सकते हैं, किस तरह से दोस्तों हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। इतनी सारी चीजें दोस्तों आती है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो दोस्तों फिर भी एक छोटा सा, ये कोई एक छोटा सा या कोई वैसा एक सब्जेक्ट नहीं है। फिजिकल एजुकेशन अपने में ही एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट मान लीजिए आप, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीजें आपको बताई जाती है कि आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, इतना बड़ा फिजिकल एजुकेशन है। और फिजिकल एजुकेशन दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन सिखाता है, किस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, जबकि और अदर गेम आपको ये सब चीजें नहीं बताते। और गेम के अंदर दोस्तों आपको इंडिविजुअली वो सब चीजें सिखाई जाती है, जबकि यहाँ पे आपको दूसरों से भी आपको बहुत कुछ सीखते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। कोई अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है फिजिकल, तो आप उसे देख के सीख जाएंगे। दोस्तों वही है, फिजिकल एजुकेशन अपने में ही काफी बड़ा स्कोप है इसका और काफी बड़ा ये सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या गलत फहमियां फैली है दोस्तों, वही है कि इसको सब छोटा सब्जेक्ट सोचते हैं, कि सोचते हैं इसके अंदर सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी होती है या छोटे मोटे ही एक्टिविटी होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसके अंदर काफी सारी एक्टिविटी होती है जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, इसके अंदर गेम को इम्प्रूव कैसे करें ये भी बताया जाता है, किस तरह से आप मोटिवेट हो सकते हैं, किस तरह से आप
कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं, किस तरह से आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, क्या आपका दोस्तों पर्सनैलिटी कैसी रहनी चाहिए, आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीजें दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के अंदर सिखाई जाती है। तो दोस्तों इसका स्कोप काफी छोटा नहीं है, काफी बड़ा स्कोप है। फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, ये एक एजुकेशन का जो ये पार्ट है, ये काफी विस्तृत है। इसके बारे में दोस्तों कोई भी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से दोस्तों काफी बड़ा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दोस्तों बता रखा है कि टर्म स्पोर्ट्स हेरिडिटी एंड कल्चर, या फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अथवा और में है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सीरियली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शारीरिक शिक्षा एवं खेल के विकास का क्रमवार वर्णन करें। तो दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी आजाद हुआ था, तो दोस्तों उसके बाद आपको पता होगा कि 1951 में एशियन खेलों की शुरुआत हुई थी भारत से। तो दोस्तों इसके अंदर आप 1951 के बाद का सब कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैंने एक हेडिंग ही दे दी है, अगर इससे रिलेटेड आपका ऐसा क्वेश्चन आया, क्योंकि दोस्तों रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, हो सकता है 2019 के अंदर आया हो, तो हो सकता है 2022-23 के अंदर भी आए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग 25-30 क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट होते हैं। उसके बारे में दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा आपकी, बट ये है कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको भी काफी आपको अच्छा रहेगा ये वीडियो भी आपके लिए। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आप 1951 के बारे में बता सकते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था एशियन गेम को 1951 में, न्यू दिल्ली में हुआ था दोस्तों प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो दोस्तों तो एशियन गेमों से दोस्तों स्टार्ट हुआ था कि आप बता सकते हैं कि हमारे देश आजाद के बाद 1951 में ही दोस्तों एशियन गेमों की शुरुआत भारत से हुई थी, उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई थी, बहुत सारे नेशनल गेम्स हुए थे, बहुत सारे इंटरनेशनल गेम भी हुए थे इंडिया के अंदर, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ये सभी चीजें आपको इसके अंदर बतानी होगी। लगभग आपको 5 से 6 पेज इसके अंदर भरने होंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेशन बी की, यानी खंड ब की। इसके अंदर आपको दोस्तों 2 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन के आपको 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि ये जो सेक्शन है ये 20 नंबर का है। इसके अंदर दोस्तों अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मोस्टली 4 से 5 पेज आपको इसके भरने चाहिए, तभी या दोस्तों आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 यानी फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उसके अंदर दोस्तों आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बताना होगा। तो इसको एक्सप्लेन करना है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी इनके अंदर से ही बनते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से कॉन्सेप्ट वाले एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो इन कॉन्सेप्टों को भी आप समझे, याद रखें, क्योंकि दोस्तों मैं काफी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, या यही क्वेश्चन आपको हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो आपको यहीं से इन चीजों को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1991 से 92 में हुई थी। जीतने वाले को दोस्तों 25 लाख रुपए इनाम मिलते हैं और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। दोस्तों सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो चेस मास्टर आनंदन को मिला था। अब दोस्तों 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। हमारे जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020, उसके अंदर जो हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके लिए दोस्तों उन्होंने हमारे जो इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2021 में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आ सकता है ये 100% इसके चांसेस है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसका नाम दोस्तों रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रख दिया गया है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको दोस्तों ये नाम याद रखना होगा। शुरुआत 1991 से 92 में हुई थी इसकी। अब दोस्तों आपको इसके बारे में आप काफी अच्छे से लिख सकते हैं कि खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1992 से क्या 91 से 92 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला पुरस्कार ये चेस मास्टर को दिया गया था। इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से बहुत बड़ा लिख सकते हैं इसके बारे में। उसके अलावा दोस्तों आता है राइट द एम्स ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। दोस्तों आपको पता है कि 776 यानी 776 ईस्वा पूर्व से ही दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत हुई थी यूनान में। तो दोस्तों
एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। मूवमेंट कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उस टाइम पे काफी सारे इसके टूर्नामेंट होते थे, यानी कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था, जैसे मैंने आपको बताया जूस देवता के उसमें। तो ये काफी होते रहते थे वहां पे। तो मूवमेंट में क्या है दोस्तों कि वहां के लोग जो रहते थे, जब ओलंपिक होते थे तो वहां जो भी युद्ध होता चल रहा रहता था तो वो बंद हो जाता था, और ये सभी के सभी आपस में भाईचारे की भावना बनाते थे। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि जो यूनान था, यूनान पर दोस्तों राज होता गया, यूनान को के ऊपर कब्जा कर लिया अदर जो वहाँ के कंट्री के लोग थे। तो उसके बाद ओलंपिक गेमों को उन्होंने बंद कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वहां पे इसका स्टार्टिंग हुआ था। दोस्तों आप यही पूरे मूवमेंट के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं कि कैसे उस टाइम पे एक्टिविटी होती थी ओलंपिक खेलों की, फिर उनको बंद कर दिया गया कुछ राजाओं के द्वारा, और फिर उसकी आधुनिक ओलंपिक में शुरुआत हुई। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे जरूरी होगा आपको ओल्ड और एंसियंट यानी दोनों ही ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इनके बारे में पढ़ लेना। और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे होंगे इनसे रिलेटेड काफी 2-3 क्वेश्चन तो दोस्तों आ ही जाते हैं ओलंपिक खेलों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यार्थी जीवन में एनसीसी के महत्व को लिखें, यानी राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीसी इन स्टूडेंट लाइफ। तो दोस्तों एनसीसी के बारे में लिखने के लिए दोस्तों कि विद्यार्थी के जीवन में एनसीसी का क्या महत्व है। दोस्तों एनसीसी नेशनल क्रेडिट एक कोर होता है दोस्तों, एक प्रोग्राम। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे पहले तो उनको एक अच्छा जीवन कैसे जीना है, कैसे वे सुधार ला सकते हैं, कैसे वे एक तरह से अनुशासित रह सकते हैं। एनसीसी के अंदर सबसे जरूरी सिखाया जाता है कि आपको अनुशासित रहना है। इसके अंदर दोस्तों पूरी आपको अच्छी से ट्रेनिंग दी जाती है, और दोस्तों इसका काफी बेनिफिट भी होता है अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें दोस्तों ABC ग्रेड होते हैं, अगर आप वे सभी कैंप कर लेते हैं, आप इनमें कैंप होते हैं दोस्तों। और इसके बारे में दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एनसीसी के बारे में, क्योंकि दोस्तों काफी बड़ा एनसीसी का भी एक फील्ड है। तो दोस्तों उसके बारे में आपको लिखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या ग्रेड होते हैं, क्या क्या एक्टिविटी कराई जाती है इनके अंदर। ये सभी आपको दोस्तों एनसीसी से रिलेटेड लिखने हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सी की, यानी खंड से की। तो दोस्तों ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर का ये पूरा सेशन रहने वाला है। और दोस्तों इसमें सारे ही सारे आपको करने कंपलसरी है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों व्हाट इज हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों आपको समझिए से क्या होता है। दोस्तों दो जो पीढ़ियां होती है उसके संबंध को जोड़ती है हेरिडिटी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जब नर और मादा का आपस में कांटेक्ट होता है, यानी फिजिकली कांटेक्ट होता है, तो दोस्तों वो एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। उस संतान के अंदर दोस्तों माता पिता के कुछ गुण आ जाते हैं, जो दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी गुण भी हो सकते हैं, कि उनके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी गुण भी आते हैं कुछ। वो उनके जीन्स पर डिपेंड करते हैं दोस्तों, कि उनके जीन्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करेंगे। उसमें जैसे दोस्तों कैसे होते हैं कुछ गुण, जैसे कि शारीरिक आकार, पीढ़ी दर पीढ़ी एक फिजिकल ही स्ट्रक्चर है, जो जैसे कि कुछ में क्या होता है दोस्तों, आप देखते होंगे कि 5 फुट हाइट अगर फादर की है तो 5 फुट हाइट बच्चे की भी होगी, या मदर की 5 फुट हाइट है तो मदर उसकी भी होगी। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी बीमारियां भी होती है ऐसी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, वो भी दोस्तों हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो जीन्स में ही उनके चल रही है, तो वो होती है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा क्या होता है कि यह एक जन्मजात गुण होते हैं दोस्तों, इसके अंदर कोई भी आप चेंजमेंट नहीं कर सकते किसी भी तरह का, क्योंकि दोस्तों जो एक नर होता है उसका जो स्पर्म होता है, यानी इसको हम वोरिया भी बोलते हैं, और मादा का डिम्ब होता है, उससे मिलकर दोस्तों एक संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है दोस्तों। अगर मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो दोस्तों तभी होगी जब उन दोनों के उन फिजिकल पार्ट यानी स्पर्म और वीर्य आपस में मिलेंगे, तब एक बच्चे की उत्पत्ति होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जीन्स के कारण होता है, जो डीएनए होता है उनका, उस डीएनए से ही दोस्तों उसकी फिजिकली जो आकार होगा, या वृद्धि होगी, मानसिक आकार होगा, बीमारी क्षमता आदि उन पर डिपेंड करती है, ठीक है दोस्तों।
उसके अलावा दोस्तों जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं वो 23 जॉइंट जोड़े होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसको ही दोस्तों जीवन सूत्र बोलते हैं। डीएनए ही होता है दोस्तों एक तरह का। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ये सभी इसके बारे में दोस्तों आपको लिखना है। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि फुल फॉर्म ऑफ NSNIS। तो दोस्तों NSNIS की फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। दोस्तों दोबारा बताता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों ये साइनी स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक एफिलेटेड ये एक यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है स्पोर्ट्स की। ये दोस्तों एक कोर्स कराता है पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उस कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एज ए कोच के, क्योंकि दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको कोच के लिए जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज होती है गेम से रिलेटेड उसके बारे में आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपको फिजिकल एक्टिविटी करानी है, किस तरह से आपको मेंटली डेवलपमेंट कराना है इस बच्चे का। तो वो सब चीजें इसके अंदर दोस्तों बताई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम तीसरे यानी सी क्वेश्चन के। दोस्तों ये तो मैंने आपको जो बता रहा हूँ अगर आप वही लिख देंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। इसके बारे में तो आपको और, क्योंकि दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप अच्छे से उस चीज को सुन लेंगे समझ लेंगे और एक बार आप नोट्स को जाके पढ़ लेंगे तो वो चीज आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगी, आपको सिर्फ उसको रिवीजन करने की जरूरत होगी। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको अच्छे से उस चीज को समझना है। अगर आपको वो लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम पेपर में। इसमें दोस्तों आपको किसी भी तरह के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, ये सबसे जरूरी है। आप आराम से सुनिए, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आप स्किप करिए, आप दोबारा सुनिए। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो अगर आप इस पूरी वीडियो को ही देख लेंगे, ये एग्जाम पेपर मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी बस 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आप खुद ही एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जाम पेपर को करने के। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको इतनी नॉलेज बता दी है, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है हर क्वेश्चन के बारे में कि अगर आप उसको ही आराम से एक बार रिवीजन कर लेंगे या एक बार सिर्फ आप गूगल पे अगर सर्च भी मारेंगे जितना मैंने आपको बताया है आप उसको देख लेंगे तो आप जाके ही पेपर दे देंगे। क्योंकि दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का ये जो पेपर होता है ये बच्चे 1 या 2 दिन ही पढ़ते हैं। और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो बता दिया है अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो आप देख लेना जो भी पेपर आएगा 2021 या 22 के अंदर दोस्तों वो 2019 का पेपर है। इससे रिलेटेड दोस्तों 50% तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसी के है, ये घुमा फिरा का है, बट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे लगभग 50%। तो दोस्तों यही जरूरी है, आप इसको अच्छे से देखेंगे वीडियो को तो आप आगे किसी भी एग्जाम देंगे अगर फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का तो आपको अच्छे से इसको काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपकी। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल ट्रेनिंग की। तो दोस्तों फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है आपको फिजिकली ट्रेनिंग दी जाती है यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आप किसी भी खेल को, आप कोई भी खेल खेलना है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहें, आपकी फिजिकल फिटनेस आपको स्वास्थ्य बना रहे। ठीक है दोस्तों, फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर आपको ट्रेनिंग मेथड भी होते हैं बहुत सारे, उस ट्रेनिंग मेथड के जरिए आपको सिखाया जाता है। कुछ दोस्तों शॉर्ट फिजिकल ट्रेनिंग मेथड होता है, कुछ लॉन्ग टर्म मेथड होते हैं। उन सभी टर्म मेथडों को देखकर, क्योंकि दोस्तों अगर आपका कोई भी टूर्नामेंट जल्दी आ रहा है तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मेथड दिया जाएगा। और अगर दोस्तों आपका कोई भी कंपटीशन कोई भी टूर्नामेंट अगर काफी टाइम बाद है 6 महीने 1 साल बाद है तो दोस्तों वहां पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग मेथड दिया जाता है। लघु उत्तरीय या दोस्तों होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो ये ट्रेनिंग मेथड भी इसके अंदर दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी वेट ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी जो एबिलिटी होती है या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कंपोनेंट होते हैं, जो स्पीड होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है या स्ट्रेंथ होती है, इन सभी के ऊपर काम किया जाता है फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर। तो इसके बारे में आप लिख देंगे अच्छे से। अभी दोस्तों ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपने देखा था, वृद्धि और विकास से रिलेटेड आया था। मैंने उसके अंदर आपको अच्छे से बता दिया था कि जो फिजिकल ही चेंजमेंट होता है, फिजिकली स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होता है, हमारे शारीरिक आकार में जो परिवर्तन होता है
वो ग्रोथ कहलाता है, वो वृद्धि कहलाता है। और हमारे मानसिक, हमारे मेंटल ही जो पावर में होता